नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। वीडियो री एग्जामिनेशन जो कि है 26 और 27 जून 2023 को, उसके लिए नेक्सस जीएस की तरफ से एक नया बैच रिलीज़ किया गया है। क्रैश कोर्स है ये जीएस का, जीएस और करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, इसके टू द पॉइंट नोट्स मिलेंगे। ऑलमोस्ट 20 से 25 पेज के हर सब्जेक्ट के पेज होंगे और इसके अलावा 125 पेज का एक नेक्सस जीएस स्पेशल का कंपाइलेशन है जो कि टू द पॉइंट होगा और ये ग्राम विकास अधिकारी की एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया है। और इस बैच की वजह से सारी डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी ने आज तक, मतलब 2015 से लेकर अभी तक जितनी भी परीक्षाएं कराई हैं, उन सारी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक महा रिवीजन के तौर पर आप ये देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जामिनेशन में आपको मिल जाएंगे। 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं जीएस के, उसमें से 20 क्वेश्चन के आसपास आपका इसी वीडियो से मिल जाने चाहिए। चलिए शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत करेंगे सैंधो सभ्यता से, मतलब इतिहास से शुरुआत करेंगे। पहले इतिहास के क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर भूगोल के क्वेश्चंस को देखेंगे, एनवायरमेंट से कौन कौन से आए हैं, इकोनॉमी से क्या क्या आए हैं, इस टाइप से जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है SR राव साहब का। अहमदाबाद जिले गुजरात में है ये। इसका सराग वाला ग्राम से करीब 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सबसे पहले डॉक्टर SR राव ने 1957 में की थी। पूछा जाता है लोथल जो कि गुजरात में है उसकी खोज किसने की थी, तो SR राव ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के बारे में बात करें तो सिंधु लोग जो है कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है वो माउंट ऑफ डेड है, मतलब मृतकों का टीला। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का जो अवशेष मिला था वो आपका सुरकोटदा में, जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ से मिला था। नेक्स्ट है उपवेद के बारे में बात करें तो धनुर्वेद, आयुर्वेद और शस्त्र शास्त्र जो है वो उपवेद है। योग वेद जो है वो आपका उपवेद की श्रेणी में नहीं आता है। उपवेद जो है मुख्यतः 4 हैं: आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद और स्थापत्य वेद। नेक्स्ट है पंचगत्यों के बारे में बात करें तो गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर का पानी जो है सामूहिक रूप से पंचगत्य कहलाता है। आयुर्वेद में इस औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य जो है वो तुलसी जो है इसका हिस्सा नहीं मानी जाती है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन कौन से चीज़ें जो है पंचगव्य में आती हैं तो आपको सिर्फ बताना है कि गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर का पानी जो है सामूहिक रूप से पंचगव्य कहलाता है। महाजनी प्रथा के बारे में बात करें तो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। इसमें सूदखोरों को कुसी दिन कहा गया है। नेक्स्ट है वेदों के गद्य प्रकरण के बारे में बात करें तो वेदों के गद्य प्रकरण जो है वो आपका ब्राह्मण कहलाते हैं। प्राचीनतम वेद के बारे में बात करें तो प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद है। मांडवी के बारे में बात करें तो रामायण में मांडवी जो है वो आपका भरत जी की पत्नी थी। नेक्स्ट है महाभारत में जो वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई है वो चली थी करीब 18 दिनों तक और पूछा जाता है ये, और ग्राम विकास अधिकारी की ही परीक्षा में पूछा गया था 2018 में। नेक्स्ट है बोध गया के बारे में बात करें तो प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, बौद्ध पवित्र स्थल है और ये निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया। नेक्स्ट है बोध गया के लिए और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध साहब ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। बोध गया में करीब 6 वर्ष की साधना के पश्चात करीब 35 साल की एज में महात्मा बुद्ध साहब को वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अब इन्होंने दुख तथा उसके कारणों का पता लगा लिया और इसी समय से वे बुद्ध के नाम से विख्यात हुए और यहीं पे महाबोधि मंदिर बनवाया गया तथा इसी स्थल से गौतम बुद्ध ने विश्व के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध साहब को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। महाबोधि मंदिर समूह के बारे में बात करें तो महाबोधि मंदिर समूह से
गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का कहीं ना कहीं प्रचार किया था। अगर पूछा जाए बुद्ध साहब को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो ये कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि वह कौन सा स्थान था जहाँ बुद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध साहब ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो कुशीनगर में ही प्राप्त किया था। सारनाथ के बारे में पूछा जाता है, सारनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध साहब ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, बुद्ध साहब ने पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में ही दिया था। धर्मचक्र प्रवर्तन के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध साहब ने धर्मचक्र प्रवर्तन का जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में ही दिया था। नेक्स्ट है, थ्री फोल्ड बास्केट के बारे में बात करें तो पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, और बोल सकते हैं इसमें शामिल जो है शुक्त पिटक है, विनय पिटक है तथा अभिधम पिटक आता है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ है और इन्हीं 3 खंडों में भगवान बुद्ध के उपदेश जो है वो संकलित हैं। इनकी मुख्य भाषा पाली है। नागार्जुन के बारे में बात करें तो नागार्जुन जो थे एक बौद्ध दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, वाराणसी के बारे में बात करें तो भारत में स्थित वाराणसी शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। करीब 5000 वर्ष पुराना इसको माना जाता है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी बैच की डिटेल्स मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेजेस के माध्यम से, PDF के माध्यम से फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऋषभ के बारे में बात करें तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के मूल संस्थापक या जो प्रवर्तक रहे हैं तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर जो हैं वो पार्श्वनाथ थे तथा महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया है। नेक्स्ट है, त्रिरत्न के बारे में बात करें, जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में, तो जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, और ये एग्जैक्टली सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण है। नेक्स्ट है, मनुष्य जीवन का जो सर्वोत्तम ध्येय है वो कैवल्य है, जिसका जो मतलब होता है वो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस के बारे में बात करें तो विशाख दत्त द्वारा लिखी गई थी मुद्रा राक्षस, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट है, 13वें शिलालेख के बारे में बात करें तो सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की जो राजधानी थी वो तोसली थी। तोसली जो है वो आपका उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, अशोक के शाहबजगढ़ी नामक शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, बाकी सारनाथ में किया गया है, धौली में किया गया है। नेक्स्ट है, अगर 13वें शिलालेख के बारे में बात करें तो अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख जो है वो सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय जो राज्याभिषेक के करीब 8 वर्ष बाद हुआ था का वर्णन है, और इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। नेक्स्ट है, मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान जो है उसके बारे में बात करें तो स्तंभ होता है मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान जो है स्तंभों को माना जाता है, जिनमें अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु स्थापित कराया गया एकाश्मक स्तंभ विशेष रूप से कहीं ना कहीं उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है, सारनाथ के बारे में बात करें तो अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष जो है वो सारनाथ एक स्तंभ पर था। कुषाण के बारे में बात करें तो कुषाण जो मूलतः थे वो मध्य एशिया के निवासी हुआ करते थे। नेक्स्ट है, कनिष्क प्रथम के बारे में बात करें तो कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान चरक नामक प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान जो है वो रहता था। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वो आपका बृहदत्त थे। उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश का अंतिम जो सम्राट था वो देवभूति था। शुंग वंश के समय में ही भागवत धर्म की विशेष वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट है, पतंजलि के बारे में बात करें तो महान व्याधिकरण पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। इन्होंने व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक महाभाष्य की रचना की थी। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित भी हुआ करते थे। गुप्त और गुप्तोत्तर काल से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो विक्रमादित्य का नाम आता है। खगोलविद, वराहमिहिर और कवि
कालिदास सम्राट विक्रमादित्य नवरत्नों में से एक थे, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास और आर वराहमिहिर के अलावा अमर सिंह, घटकरपर, छपड़क ये नवरत्नों में शामिल हुआ करते थे। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के जो लेखक हैं वो कालिदास थे। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को समुद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। तो कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त एक राजनीतिक व चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका व्यक्तिवाचक नाम जो है विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम जो है चाणक्य तथा गोत्र नाम जो है वो कौटिल्य था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की कहीं ना कहीं स्थापना की थी। नेक्स्ट है कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो है वो आपका थानेश्वर का शासक हुआ करता था। 5 इंडीज़ ये लास्ट टाइम की बात करें ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा जो 2018 हुई थी तो उसमें भी पूछा गया था। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में लिया था। इनमें से जो 5 इंडीज़ थे वो कौन कौन से थे? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। नेक्स्ट है तमिल साहित्य के बारे में बात करें तो तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम जो है तमिल कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। विरूपाक्ष मंदिर के बारे में बात करें तो विरूपाक्ष मंदिर जो है वो आपका हम्पी में स्थित है। हम्पी जो है वो कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रथम के बारे में बात करें तो सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को पल्ली छानदम कहा जाता था। ये भी आपका ग्राम विकास अधिकारी में ही लास्ट टाइम पे पूछा गया था। नेक्स्ट है पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम शासक के बारे में बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम जो शासक था वो मोहम्मद बिन कासिम था। 711 ईस्वी की बात है, कहीं कहीं 712 ईस्वी लिख के आता है, दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे। खजुराहो के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो। इसमें चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का कहीं ना कहीं बखान करते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी के बारे में बात करें तो मोहम्मद गौरी ने 1194 में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में चंदावर में युद्ध हुआ जिसमें जयचंद जो है वो मारा गया। पाल साम्राज्य के बारे में बात करें तो पाल साम्राज्य जो है भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर अगर शासनकाल के बारे में बात करें तो तोमर वंश का शासन हुआ करता था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। इस वंश का जो शासन है आरंभिक 12वीं शताब्दी के प्रारंभ से करीब 1165 ईस्वी तक था और इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो आपका अंगनपाल हुआ करता था करीब 1130 से 1145 तक था। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी के बारे में बात करें तो मोहम्मद गौरी जो है 1191 में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। मोहम्मद गौरी 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया तथा भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की। अमीर खुसरो के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म जो है पटियाली जो कि कासगंज में है। इन्हें उर्दू, खड़ी बोली, गज़ल, कव्वाली और तबला का जनक माना जाता था। इन्होंने किरान उस सादेन और इसके अलावा तूतिए हिंद भी इनको कहा जाता था। अमीर खुसरो से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लौह और रक्त की नीति के बारे में बात करें तो लौह और रक्त की जो नीति अपनाई थी वो आपका बलबन ने अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं थी। पहली तो सुल्तान का पद था, ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता था, और दूसरी थी सुल्तान का निरंकुश होना। नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा के बारे में बात करें तो अलाई दरवाज़ा जो है वो आपका कुतुब मीनार नामक विश्व विरासत स्थल में है। नेक्स्ट है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि के बारे में बात करें तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की जो अवधि थी 1296 से 1316 थी। तैमूर के बारे में बात करें तो भारत पर तैमूर ने करीब 1398 में आक्रमण किया था, 1398 में आक्रमण किया था। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक नामक शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी।
नेक्स्ट है खिज्र खान के बारे में बात करें तो खिज्र खान जो है वो आपका सैयद वंश से संबंधित था। अब हम लोग बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर राज्य जो है वो आपका तुंगभद्रा नामक नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है इसके तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम नामक दो भाइयों ने 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तुलुव राजवंश के बारे में बात करें तो तुलुव राजवंश जो है वो आपका वीर नरसिंह ने, तुलु राजवंश जो है इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे पेड बैच में मिल जाएगा। पेड बैच में इसका पीडीएफ के अलावा आपको बहुत सारी और चीज़ें मिलेंगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी वीडियो री एग्जामिनेशन के लिए जो आपका बैच चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अगर हम लोग बात करें तो विजयनगर साम्राज्य जो है प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। पूछा जाता है किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी, तो विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं जो हैं कुश्ती में भाग लेती थी। नेक्स्ट है हुमायूं के बारे में बात करें तो हुमायूं की मृत्यु जो है दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेन पूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा था हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। नेक्स्ट है हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कलानौर में मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी के बारे में बात करें तो अफगान शासक शेर शाह सूरी, ये करीब 1540 से 45 की बात है, उसके शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया। इसका वजन करीब 178 ग्रेन था और यह रुपया जो है चांदी का था। आज भी पूछा जाता है कि कौन सम्राट था जिसके शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जो है मुद्रित हुआ, तो शेर शाह सूरी का टाइम था। भूमि मापन की व्यवस्था के बारे में बात करें तो शेरशाह ने ही भूमि मापन की व्यवस्था जो है वो प्रारंभ की थी। जलालुद्दीन मोहम्मद के बारे में बात करें तो अकबर का जो पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, उसे सब अकबर के नाम से बुलाते थे। वो मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली बादशाह था। अकबर तैमूर वंशावली में उल्लिखित मुगल वंश का तीसरा शासक था। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नसीरुद्दीन हुमायूं का पुत्र हुआ करता था। नेक्स्ट है पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में बात करें तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमचंद्र के बीच में लड़ा गया था, हेमू के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हेमू की पराजय हुई थी तथा बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी थी। हेमू आदिल शाह का वजीर और सेनापति था। आदिल शाह की तरफ से उसने करीब 24 युद्धों में भाग लिया था, इनमें से 22 में उसे विजय प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है अकबर के नवरत्नों के बारे में बात करें तो अकबर के राज दरबार के नवरत्नों में एक राजा मान सिंह अकबर के सेनापति थे और राजा मान सिंह जो है जयपुर राजघराना के कछवाह वंश के शासक थे। इसके अलावा अबुल फजल व अकबर के वज़ीर थे। अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में बात करें तो एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे। इसके अलावा मुल्ला दु प्याजा के बारे में बात करें तो मुग़ल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। नेक्स्ट है मियाँ तानसेन के बारे में बात करें तो अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। बुलंद दरवाजे के बारे में बात करें तो अकबर ने ही बनवाया था और अकबर जो था वो पूरी तरह से अनपढ़ भी था। अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मुग़ल सम्राट था जो अनपढ़ था तो अकबर ही अनपढ़ था। ये एक बार पूछा गया है, चकबंदी लेखपाल की बात है, उसमें पूछा गया था। और जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जितना भी पढ़ाया जाएगा, वो सारा का सारा जो आपका 2015 से अभी तक पेपर्स हुए हैं यूपी SSSC द्वारा, वो सारे के सारे कवर अप कराए जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है तो ग्राम विकास अधिकारी री एग्जामिनेशन जो है वो 26 से 27 जून को होना है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अब्दुल कादिर बदायूनी के बारे में बात करें तो अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। उसने मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना की थी। पूछा जाता है इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी, तो बदायूनी ने बहुत ज़्यादा आलोचना की थी। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो 18 जून 1576 को हुआ था
और मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच में हुआ था। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खान ने किया था और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूरी थे और इस युद्ध के परिणाम के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में ना तो अकबर जीत सका और ना ही राणा जी हारे थे। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 में किनके बीच में लड़ा गया था? ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। जहांगीर के बारे में बात करें तो भारत में जहांगीर का जो शासनकाल था वो 1605 से 1627 था। थॉमस रो के बारे में बात करें तो थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1616 में मुगल दरबार में आया था। औरंगजेब के बारे में बात करें तो औरंगजेब जो था वो मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था। मतलब औरंगजेब का व्यक्तिगत जो जीवन था कहीं ना कहीं आदर्श था। वो अपने आचार विचार पर कठोर नियंत्रण रखता था। वो सादा भोजन करता था और सादे वस्त्र पहनता था, शराब बिल्कुल नहीं पीता था। नेक्स्ट है, औरंगजेब के ही शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच में जो द्वंद्व है वो स्टार्ट हुआ था। औरंगजेब के पुत्र के बारे में बात करें तो औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसका शासनकाल करीब 1658 से 1707 तक चला था। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली के बारे में बात करें तो प्रसिद्ध फारसी चित्रकार मीर सैयद अली मुगल शासक हुमायूं के सहयोगी थे और इसने अब्दुस मसद के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। नेक्स्ट पूछा जाता है कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो हुमायूं के सहयोगी थे। नेक्स्ट विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन के बारे में बात करें तो विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसके लाल किले में स्थापना शाहजहां के शासनकाल में की गई थी। ये भी पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी 2018 के पेपर में। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित एक पॉइंट है। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है और इसमें फ़िरोज़ शाह तुगलक ने सपोर्ट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी सपोर्ट किया था, इल्तुतमिश ने भी किया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कहीं पे भी कोई रूल नहीं आता है, कोई भी रोल नहीं आता है, कहीं पे भी कोई योगदान नहीं है। अगर पूछा जाए कुतुब मीनार का निर्माण में किसका योगदान नहीं रहा है तो अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कहीं पर भी कोई रोल नहीं रहा है। कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है, ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता है। पंचमहल के बारे में बात करें तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा कराया गया था और यह इमारत जो है फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है। हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार के बारे में बात करें तो दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार था वो आपका मिराक मिर्ज़ा घियात हुआ करता था। आईने अकबरी के बारे में बात करें तो आईने अकबरी जो है वो आपका अबुल फजल ने लिखा था। ये भी 2018 में पूछा गया था। तारीख़ फ़िरोज़ शाही के बारे में बात करें तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो है ज़ियाउद्दीन बरनी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही के जो लेखक हैं ज़ियाउद्दीन बरनी साहब रहे हैं। नेक्स्ट है हुमायूं नामा के बारे में बात करें तो हुमायूं नामा की रचना मुगल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी, जिसमें बाबर और हुमायूं के जीवन और उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। बाबर नामा बाबर की है, शाहजहां नामा जो है मोहम्मद ताहिर द्वारा है, तो जो कि जहांगीर जो है वो आपका जहांगीर द्वारा है। नेक्स्ट है रंगून के बारे में बात करें तो रंगून वह स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है। शाह आलम नामक मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। पूछा जाता है किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था, तो शाह आलम ने बनाया था। अवध के प्रथम नवाब के बारे में बात करें तो शहादत खान अवध के पहले नवाब थे। पहला कठपुतली मुगल सम्राट के बारे में बात करें तो जहांदार शाह, ये पहले कठपुतली मुगल सम्राट के तौर पर जाने जाते हैं। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया के बारे में बात करें तो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। कुछ युद्ध हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था और प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो आपका हुआ था 1576 में और वहीं पर अगर हम लोग तालीकोटा के युद्ध के बारे में बात करें तो 1565 में हुआ था। नेक्स्ट गुरु नानक देव जी के बारे में बात करें तो गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 मतलब 1469 में
गुजरांवाला जिले के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। वो पंजाब के खत्री परिवार से रिलेटेड थे। इन्होंने निराकर ईश्वर का प्रतिपादन किया, जिससे इन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है, रामानंद के बारे में बात करें तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का जो श्रेय है रामानंद को जाता है। वह रामानुजाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया था। नेक्स्ट है, गुरु अर्जुन देव के बारे में बात करें तो सिख गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। 10वें या आखिरी गुरु के बारे में बात करें तो गुरु गोविंद सिंह साहब 10वें या आखिरी गुरु थे। नेक्स्ट है, वास्को डिगामा के बारे में बात करें तो वास्को डिगामा जो है 1498 में कालीकट में उतरा था। पुर्तगाली नाविक थे वास्को डिगामा। 20 मई 1498 को मालाबार के कालीकट के तट पर पहुंचे थे। वहां के शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया। 1502 में वह पुनः भारत आया। 1524 में वह तीसरी बार भारत की यात्रा पर आया था। प्लासी के युद्ध के बारे में पूछा जाता है तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुआ और उससे अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से सेनापति रॉबर्ट क्लाइव भी था। प्लासी की लड़ाई जो है वो सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के बारे में पूछा जाता है तो ये 1765 में हुआ था बक्सर का युद्ध। क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि की और शर्तें जो थी वो मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीन कर मुगल सम्राट को दे दिया। कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया। नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया गया। पूछा जाता है बक्सर के युद्ध में के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना भुगतान करने पर सहमत हुई थी? करीब 26 लाख रुपए। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के बाद भोपाल के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिक के संरक्षण के अंतर्गत आया था। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान के बारे में बात करें तो ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। यहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान के बारे में बात करें तो टीपू सुल्तान जो था वो आपका मैसूर का शासक था। नेक्स्ट, सिविल सेवा जो है वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध के विलयन के बारे में बात करें तो 1856 में हुआ था। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग जो कि इलाहाबाद तक चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया था। जनवरी 1858 की बात है। लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन के पिता के बारे में बात करें तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। कैनिंग के बारे में बात करें तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। बंगाल के विभाजन के बारे में बात करें 1905 में हुआ था। ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। उपनिवेश के बारे में बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में बात करें तो मार्च 1947 की बात है। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल मतलब वाइसराय नियुक्त किया गया। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ भेजा गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुआ करते थे। पूछा जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में बात करें तो राजगोपालाचारी ही थे। नेक्स्ट है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। ऐसा अफवाहें थी कि उसमें कारतूस के अंदर दांत से खींचना पड़ता था उसको, और अफवाहें थी कि गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो परिणाम था इसका कि हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे और 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई।
सिपाही विद्रोह मतलब जो आपका ये विद्रोह हुआ था वो 1857 में हुआ था। और नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कार्ल मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह नहीं कहा है, तो स्टेटमेंट बहुत क्लियर था इनका। नेक्स्ट है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली जो प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी वो आपका बेगम हजरत महल जी थी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे थे और इनको अंग्रेज़ों ने 1859 में फांसी दी थी और ये फांसी जो है वो शिवपुरी में दी थी। ये लास्ट टाइम पे पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी में। शिवपुरी जो है वो आपका, उसके बारे में अगर और हम लोग डिटेल में बात करें तो तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। ग्वालियर के पतन के बाद नेपाल चले गए थे, जहाँ पर वे एक जमींदार मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए तथा 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के किले में उन्हें फांसी दी गई थी। पल्ली आंदोलन के बारे में बात करें तो पल्ली आंदोलन जो है वो आपका तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट है, बाबा रामचंद्र के बारे में बात करें तो अवध के कृषक आंदोलन का जो नेतृत्व है बाबा रामचंद्र ने किया था, जो नाई धोबी सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था। यह आंदोलन 1919 में किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन ये आपका किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, हंटर आयोग के बारे में बात करें तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया था, पूछा जाता है ये आपके एग्जामिनेशन में। 1826 में इंदु प्रकाश के बारे में बात करें तो जस्टिस रनाडे ने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था। मोतीलाल नेहरू के बारे में बात करें तो स्वतंत्र नामक समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने इसका संपादन वर्ष 1919 में अंग्रेजी भाषा में किया था। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना के बारे में बात करें तो अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट है, कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें जैसे पुराने पत्रों का एक समूह, ये जवाहरलाल नेहरू की है। समय का संक्षिप्त इतिहास, ये स्टीफन हॉकिंस साहब की है, महान साइंटिस्ट रहे हैं ये। इसके अलावा मड सिमसर नाइट्स ड्रीम, ये विलियम शेक्सपियर साहब की है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान कार्ल मार्क्स साहब का है। नेक्स्ट है, वेदों की ओर चलो, इसका जो नारा दिया था वो दयानंद सरस्वती साहब ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। स्वामी विवेकानंद साहब द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। तो रामकृष्ण मिशन के बारे में और हम लोग बात करें, स्वामी विवेकानंद साहब का जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का जो नाम था वो नरेंद्रनाथ दत्त था। ये दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। अमेरिकी प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, 1795 और 1804 के बंगाल विनियमनों अधिनियमों में घोषित किया गया कि कन्या हत्या को कहीं ना कहीं अवैध कहा जाए। तो कन्या शिशु वध की प्रथा जो है मूलतः राजपूतों में तथा उच्च वर्ग के बंगालियों में प्रचलित थी, जो कन्याओं के जन्म लेते ही उन्हें मार डालते थे। भारतीय समाज में प्रचलित इस कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से गवर्नर जनरल जॉन सोर के समय 1975 में बंगाल के नियम 21 तथा वेलिजली के समय 1804 में बंगाल के विनियमन अधिनियम के तहत कन्या शिशु हत्या को अवैध घोषित किया गया था। तो 1795 और 1804 के बंगाल विनियमों अधिनियमों ने कन्या हत्या को कहीं ना कहीं अवैध घोषित किया था। नेक्स्ट है, 1891 के बारे में बात करें तो 1891 में BS मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के विवाह पर बैन लग गया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के परिसर में हुई थी और ये बम्बई में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था।
जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है, ये सबसे पहले गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, और ये गाया गया था कलकत्ता में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे जो कि पूछे गए हैं 2015 से लेकर अभी तक जितने भी यूपी ट्रिपल एससी ने एग्ज़ामिनेशन कराए हैं उनके बारे में। और जो हमारा पेड बैच है उसमें जैसे अभी हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात की, तो उसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स होंगी जो एक्सपेक्टेड होगा वीडियो री एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाना, क्योंकि 2015 और 2023 के पेपर के पैटर्न में भी बहुत बड़ा चेंजेस आ चुका है, और 2023 में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं उसी बेसिस पे हमारा जो जीएस है वो बनाया गया है। लेकिन ये वीडियो इस वजह से आपको दिया जा रहा है जिससे कि आपको एक चीज़ और पता चल सके कि अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी ने कराए हैं उसमें से आपको कितना आता है। चलिए, तो नेक्स्ट है दिसंबर 1916 के बारे में बात है। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में लखनऊ संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा नियुक्त समितियों ने मिलकर एक संयुक्त योजना बनाई जो वर्ष 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार की गई। यह योजना जो है कांग्रेस लीग योजना या फिर लखनऊ पैक्ट के नाम से जानी जाती थी। लखनऊ समझौते के द्वारा कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट, महात्मा गांधी साहब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन में सभापतित्व किया था। 1924 का बेलगांव अधिवेशन था। बेलगांव जो है वो कर्नाटका में है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है 1924 में रहे थे, जो जैसा कि मैंने अभी बताया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 में मद्रास अधिवेशन था। नेक्स्ट है गणेश घोष के बारे में बात करें तो 18 फरवरी 1930 की बात है। चिटग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का जो नेतृत्व किया था वो गणेश घोष ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है खुदीराम बोस की ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी, और ये किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए इनको फांसी दी गई थी। काकोरी केस के बारे में बात करें तो 1925 में हुआ था। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसके तहत लखनऊ के निकट काकोरी में 8 डाउन ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी वो लूटा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी साहब को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है गदर क्रांति के बारे में बात करें तो गदर क्रांति आरंभ होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होना था। नेक्स्ट है इलाहाबाद में आपका स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने वाले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं और समाज सुधारकों में से एक थे, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन और भगत सिंह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे। ये पूछा गया था युवा कल्याण और विकास दल अधिकारी परीक्षा में 2018 में ये पेपर हुआ था, और पूछा गया था कि कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ऑब्वियस सी बात है नहीं थे। नेक्स्ट है गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर फिनिक्स नामक बस्ती एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। तो गांधी जी ने जून 1904 में डरबन जो कि दक्षिण अफ्रीका में है फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से डरबन पहुंचे थे। दक्षिणी अफ्रीका के डरबन में पहुंचे थे। रंगभेद के कारण महात्मा गांधी साहब को 1893 में दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। बहुत बड़ी घटना थी, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बहुत पूछी जाती है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। बहुत पेट क्वेश्चन है और संभवतः सभी को आता होगा। नेक्स्ट महात्मा गांधी साहब ने सत्याग्रह की जो सभा की जो स्थापना की थी वो आपका फरवरी 1919 में की थी। महात्मा गांधी रोलेट एक्ट या काला कानून के विरोध में फरवरी 1919 में सत्याग्रह लीग की स्थापना की। गांधी जी इसके अध्यक्ष थे तथा
वीजी हीनमैन जो है वो आपका उपाध्यक्ष थे। देखिए इतिहास का करीब 20 पेज का या 25 पेज के आसपास आपका जो नोट्स है वो नेक्सस जीएस की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। जो पेड क्लास है वीडियो री एग्जामिनेशन के लिए जो पेड पीडीएफ बनाई गई है उसमें करीब 25 पेज के आसपास हिस्ट्री का है नोट्स, पॉलिटी का भी 20 पेज के आसपास है, ज्योग्राफी का भी इसी टाइप से है, इकोनॉमी का भी इसी टाइप से है, और 125 पेज का एक नेक्सस जीएस स्पेशल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कहा जा सकता है कि 2023 का जो पेपर होने वाला है खंड जो आपका वीडियो री एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें करंट ओरिएंटेड डाटा भी आ सकता है, वो सारा का सारा उसमें कवर अप करा दिया गया है। करंट अफेयर्स के लिए भी सारी की सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जा चुकी हैं। आप इस बैच को ज्वाइन जैसे ही करेंगे, पेमेंट आप करके स्क्रीनशॉट इन दिए हुए नंबर पर भेजेंगे, आपको सारे के सारे पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। आप उस पीडीएफ को लगातार पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा करीब 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है बैच ज्वाइन करने के बाद आपको अच्छा खासा जीएस में बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये क्लियर है कि ये जो बैच है वो जीएस के लिए है, जीएस और करंट अफेयर्स के लिए है, जो कि 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और लास्ट एक महीने में क्या क्या आप पढ़ सकते हैं, किस तरह से क्या चीज़ें हैं, सिर्फ उतना ही दिया जा रहा है जितना आप लास्ट एक महीने में तैयार कर सकें। इसी वजह से इसको इस तरह से डिज़ाइन ही किया गया है कि लास्ट एक महीने में आप कितना कुछ कर सकते हैं। और फीस बहुत न्यूनतम रखी गई है, सिर्फ 1000 रुपये रखी गई है इसकी फ़ीस। आप लोग इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी साहब ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है। महात्मा गांधी साहब के राजनीतिक गुरु जो थे वो आपका गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। उम्र में उनसे छोटे थे लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जी को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1917 के बारे में बात करें, 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये चंपारण जो है बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक साहब के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920 को हुई थी और उनकी अर्थी को कंधा देने वाले में महात्मा गांधी के साथ लाला लाजपत राय, शौकत अली और अन्य लोग थे। चौरी चौरा घटना के बारे में बात करें तो चौरी चौरा घटना जो है वो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के बारे में बात करें, ये 12 फरवरी 1922 को लिया गया था। स्टार्ट जो हुआ था वो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। समाप्त क्यों हुआ? चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में स्थित एक कस्बा है जहाँ पे 5 फरवरी 1922 को एक जुलूस निकाला गया। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और फाइनल ये हुआ कि भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिससे उसमें छुपे करीब 22 पुलिसकर्मी जो है वो जिंदा जलकर मर गए। इसी वजह से 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करें, इसका जो मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध हुआ करता था। नेक्स्ट है, इसकी शुरुआत जो है 1930 में हुई थी। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से करीब 70 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में करीब 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी पहुंचे थे, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया क्योंकि सरकार ने इसे अत्यावश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और उस पर करारोपण भी कर रखा था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के बारे में बात करें तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भीमराव अंबेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है, करो या मरो के बारे में बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा जो है वो दिया गया था। महात्मा गांधी साहब ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। ये भी पूछा गया था 2018 के ग्राम विकास अधिकारी पेपर में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू किया था। लोकनायक के बारे में बात करें तो जयप्रकाश नारायण साहब भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे, उन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस साहब को नेताजी कहा जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि जो है वो लौटा दी थी। लोकमान्य के बारे में बात करें तो बाल गंगाधर तिलक साहब को लोकमान्य की मानक उपाधि दी गई थी।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सैयद अहमद खान ने की थी, ये भी पूछा गया था। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग जो है वो आपका 1940 में की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के जेम्स रामसे मैकडोनल्ड नामक प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय कृषि, हस्तशिल्प, निर्माण ये बोल सकते हैं कि मुख्य व्यवसाय हुआ करते थे। हाँ, पर्यटन जो था यहाँ पे कोई भी व्यवसाय नहीं था, ये भी पूछा गया था लास्ट टाइम पे ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में। नेक्स्ट है, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे और उनमें दादा भाई नौरोजी थे, VKR राव थे, RC देसाई थे, ये सारे के सारे लोग थे। कहीं कहीं पे प्रशांत चंद्र महालनोबिस लिख के आता है तो वो नहीं थे, कहीं बिल्कुल भी नहीं थे। अगर पूछा जाए कि कौन से ऐसे अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन किया था उस टाइम पे, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस तो बिल्कुल नहीं थे। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस साहब ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट है, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन जो है वो आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग जो है वो आपका बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठन का अग्रदूत हुआ करता था। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय थे। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाए गए शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, इसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को 1885 जो 1905 था उसको मध्यम कहा जाता है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। प्रारंभिक चरण जो उदारवादी चरण या फिर मध्यम चरण कहलाता है 1885 से 1905, उसके बाद उग्रवादी चरण आता है 1905 से 1920, गांधीवादी चरण आता है 1920 से 1947। नेक्स्ट है, नेतृत्व का बहुकारक सिद्धांत जो है संपूर्ण या वैज्ञानिक माना जाता है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था। इंकलाब जिंदाबाद के बारे में बात करें तो इसका नारा जो दिया था हसरत मोहानी ने दिया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट पूछा जाता है, मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो आपका 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ और जर्मनी तथा ऑस्ट्रेलिया के निवेदन पर 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। हाजी पीर के बारे में बात करें तो भारतीय सशस्त्र नेताओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई जो है वो आपका 1965 में लड़ी गई थी। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिज़ाइनर जो है वो आपका एडविन लुटियस को कहा जाता है। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना जो है वो आपका सर मोहम्मद इकबाल ने की थी। बंगाल विभाजन ये हुआ था 1905 में और इसके विरोध में हुए आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के बारे में बात करें तो वर्ष था 1911 का जब ये ट्रांसफ़र हुआ था। नाथूराम गोडसे के बारे में बात करें तो नाथूराम गोडसे के 3 भाई थे। दत्तात्रेय JRS ये RSS के सदस्य थे। पूरे नाम थे दत्तात्रेय गोविंद गोपाल, ये RSS के सदस्य थे। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा के बारे में बात करें तो मैकमोहन रेखा जो है चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है और जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। पूछा जाता है कौन से संधि पत्र में प्रस्तावित किया था, तो शिमला में। नेक्स्ट है, शिकागो 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदात्त के रूप में मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता है। नेक्स्ट है, बलदेव सिंह साहब के बारे में बात करें तो बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य थे। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के रक्षा के प्रमुख थे। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कुछ पुस्तकें हैं उनके बारे में बात करें तो द ब्रोकन किंग, द गोल्डन
थ्रेट होल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम, ये सरोजनी नायडू द्वारा पुस्तक लिखी गई है। और नेक्स्ट है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये जो लिखी गई थी V.S. नायपाल द्वारा लिखी गई थी। आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता के बारे में बात करें तो भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र को कहा जाता है, माना जाता है। हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो आपका बहुत ही पेट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी साहब ने लिखी थी। घूमर लोक नृत्य के बारे में बात करें तो राजस्थान का है। भारत कला भवन के बारे में बात करें तो बनारस में स्थित है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को विदेशी में लोकप्रिय जो बनाया था उदय शंकर ने बनाया था। मधुबनी कला का जो अभ्यास है भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो ये रहा आपका इतिहास से संबंधित पूरा का पूरा प्रश्नोत्तर श्रृंखला, जो कि अभी तक UP-SSC के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं 2015 में अभी तक जितने भी पूछे गए हैं एक फास्ट ट्रैक रिवीजन के तौर पर देखा गया था। उसके बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, अगर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चाहते हैं कि हाँ नेक्स्ट वीडियो आए तो ज़रूर लिखें कि हाँ नेक्स्ट वीडियो किसका चाहिए आपको। पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इन पांचों में आएंगे सभी, लेकिन आपको जो चाहिए वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हाँ भारतीय राज्य व्यवस्था का हमें चाहिए। जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो नेक्स्ट जो है अगले 2 दिनों के अंदर इंडियन पॉलिटी का लाने का सोच रहे हैं। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इंडियन पॉलिटी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।